भी किसी ने सोचा है कि 1930 में समंदर किनारे से उठाए गए एक मुट्ठी नमक और चंद्रमा की सतह से मिट्टी खोदने वाले एक रोबोटिक आर्म के बीच मतलब इन दोनों में क्या समानता हो सकती है? हम्म सुनने में तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं। एक इतिहास का हिस्सा है और दूसरा भविष्य का। बिल्कुल। आज हम इसी दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम स्टडी टेक ऑफिशियल से मिले करंट अफेयर्स के नोट्स की एक बहुत ही गहन चर्चा करने जा रहे हैं। सही कहा। और अक्सर समसामयिक मामलों को मतलब करंट अफेयर्स को पढ़ना ऐसा लगता है जैसे बस कुछ रैंडम तथ्य याद किए जा रहे हों, है ना? हाँ, एकदम। ऐसा लगता है बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के बस रट रहे हैं, लेकिन आज का हमारा मिशन कुछ अलग है। हम 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों को यानी एमसीक्यूज़ को क्रमानुसार डिकोड करेंगे। डिकोड करने का मतलब है कि हम सवाल भी देखेंगे, उनके उत्तर भी जानेंगे और सबसे मजेदार बात, उन्हें याद रखने की कुछ खास ट्रिक्स पे भी बात करेंगे। जी, लेकिन हम सिर्फ तथ्यों को रट कर आगे नहीं बढ़ेंगे। हम उनके पीछे छिपे विज्ञान या कह लें असली अर्थशास्त्र को भी समझेंगे। चलिए, इसे विस्तार से समझते हैं। तो बिना देर किए सीधे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न इतिहास से है। प्रश्न 1, 12 मार्च को महात्मा गांधी के किस ऐतिहासिक आंदोलन की वर्षगांठ मनाई जाती है? उम्म, तो स्रोत के अनुसार इसका सही उत्तर है विकल्प बी, दांडी मार्च। और इसे याद रखने की जो ट्रिक यहाँ दी गई है ना, वो काफी दिलचस्प है। ट्रिक है एम फॉर मार्च यानी महीना और एम फॉर मार्च यानी यात्रा। 12 मार्च बराबर दांडी मार्च। ट्रिक तो दिमाग में बिठाने के लिए काफी अच्छी है, हम्म, लेकिन देखिए 12 मार्च 1930 का वो दिन केवल एक तारीख भर नहीं था। वो तो है। असल में गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील की लंबी यात्रा शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ना था। यहीं पर मैं हमेशा सोचता हूँ कि मतलब नमक ही क्यों? उस समय तो और भी कई बड़े राजनीतिक मुद्दे चल रहे थे ना देश में। हाँ, बिल्कुल चल रहे थे। पूर्ण स्वराज्य की मांग हो रही थी। तो फिर अचानक ये नमक का मुद्दा कहाँ से आ गया? इसे समझने के लिए हमें उस समय के अर्थशास्त्र को देखना होगा। नमक एक ऐसी बुनियादी जरूरत थी जिसका इस्तेमाल समाज का सबसे गरीब व्यक्ति भी करता था। अंग्रेजों ने इस पर बहुत भारी टैक्स लगा रखा था। अच्छा, जिसे शायद सॉल्ट एक्ट कहा जाता था। एकदम सही। इस कानून के तहत भारतीयों को अपना खुद का नमक बनाने या यहाँ तक कि बेचने की भी सख्त मनाही थी। सरकार से ही महंगे दामों पर नमक खरीदना पड़ता था। मतलब अपनी ही चीज के लिए दूसरों को पैसे दो। बिल्कुल। तो जब गांधी जी ने समंदर के किनारे से वो एक मुट्ठी नमक उठाया, तो वो केवल एक कानून नहीं तोड़ रहे थे, वो पूरे देश को ये समझा रहे थे कि जो चीज हमारी अपनी धरती और समंदर की है, उस पर किसी बाहरी सत्ता का एकाधिकार कैसे हो सकता है। ये वाकई एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। अपने ही धरती के संसाधनों पर अपना अधिकार जताना। और इसी अधिकार और कह सकते हैं विस्तार की भावना से हम अपने अगले विषय पर आते हैं। जो कि सीधे अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा है। जी, तो प्रश्न 2 है, इसरो ने हाल ही में किस मिशन के लिए लैंडर मॉड्यूल का सफल परीक्षण किया? इसका उत्तर है सी, चंद्रयान 4। और इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक बड़ी प्यारी है। चंदा मामा के 4 फेरे। चंदा मामा के चार फेरे सुनने में तो बहुत सरल और क्यूट लगता है, लेकिन चंद्रयान 4 के पीछे का जो विज्ञान है ना, वो अविश्वसनीय रूप से जटिल है। वो कैसे? चंद्रयान 3 में तो हम जा ही चुके हैं ना वहां। हाँ, चंद्रयान 3 में हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, लेकिन अब भारत सैंपल रिटर्न मिशन की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 4 का लक्ष्य सिर्फ चांद पर लैंड करना नहीं है, अच्छा, तो फिर और क्या करना है? बल्कि वहां से मिट्टी और चट्टानों के नमूने सुरक्षित धरती पर वापस लाना है। अरे वाह! चांद पर जाना और वहां से वापस आना, मतलब हमें चांद से एक पूरा रॉकेट लॉन्च करना होगा। ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? सटीक रूप से कहें तो यही सबसे बड़ी चुनौती है। इसके कई चरण हैं। पहले एक लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा, फिर एक रोबोटिक आर्म वहां से मिट्टी खोदेगी और उसे एक खास कंटेनर में पैक करेगी। हम्म। इसके बाद शुरू होता है सबसे मुश्किल काम, एसेंट मॉड्यूल का लॉन्च। ये मॉड्यूल चांद की सतह से उड़ेगा। चांद का अपना गुरुत्वाकर्षण है, भले ही कम हो, इसलिए वहां से उड़ने के लिए भी थ्रस्टर्स और ईंधन की जरूरत तो होती ही है। तो वो सीधे धरती पर आ जाएगा? नहीं नहीं, फिर ये एसेंट मॉड्यूल चांद की कक्षा में पहले से चक्कर लगा रहे एक दूसरे मॉड्यूल के साथ डॉक करेगा, यानी जुड़ेगा।
हवा में या यूं कहें कि अंतरिक्ष के वैक्यूम में दो तेज गति वाले यानों का आपस में जुड़ना बहुत ही सटीक कैलकुलेशन की मांग करता है। बाप रे! और फिर वो नमूना धरती पर वापस लाया जाएगा। ये तो बहुत ही कमाल की बात है। 1930 में हम अपनी ही धरती का नमक वापस मांग रहे थे और आज हम चांद की मिट्टी वापस लाने की तकनीकी क्षमता हासिल कर रहे हैं। ये एक राष्ट्र के रूप में हमारी यात्रा को बहुत अच्छे से दर्शाता है। बिल्कुल। और अब हमारी नीतियां सिर्फ हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है, जो हमें तार्किक रूप से प्रश्न 3 की ओर ले जाता है। जो कि वैश्विक संबंधों के बारे में है। हाँ, प्रश्न 3 है, हाल ही में भारत और किस संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर चर्चा हुई? इसका उत्तर है बी, यूरोपीय संघ यानी ईयू। और इसे याद रखने की ट्रिक। ट्रिक है, व्यापार में यू यानी तुम और ई यानी मैं साथ हैं, तो ई और यू मिलकर बन गया ईयू। काफी रचनात्मक है। देखिए, मुक्त व्यापार समझौते या एफटीए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम इसे एक बहुत ही आम उदाहरण से समझें, तो मान लीजिए कि भारतीय कंपनियों को यूरोप में अपना सामान बेचना है। हम्म। वर्तमान में जब वो सामान यूरोप की सीमा में प्रवेश करता है, तो उस पर भारी आयात शुल्क या टैरिफ लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी हाईवे पर जा रहे हों और हर 10 किलोमीटर पर आपको एक भारी टोल टैक्स देना पड़े। तो इससे सफर महंगा और धीमा हो जाएगा। बिल्कुल, आपका मुनाफा कम हो जाएगा। तो क्या एफटीए का मतलब यह है कि उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय हाईवे के लिए एक फास्टैग जारी कर दिया जाए? हाँ, काफी हद तक यही बात है। एफटीए इन टैरिफ बाधाओं को या तो पूरी तरह खत्म कर देता है या बहुत ही कम कर देता है। हाल ही में दिल्ली में भारत और यूरोप के देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए इसी पर लंबी बातचीत हुई है। तो इसका फायदा क्या होगा? अगर ये समझौता लागू होता है, तो भारत के कपड़े, आईटी सेवाएं और दवाइयां यूरोपीय बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएंगी। उसी तरह यूरोप की आधुनिक मशीनरी और उनका निवेश भारत में आसानी से आ सकेगा। मतलब ये सप्लाई चेन को तेज और सस्ता बनाने का तरीका है। ये अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए एक बेहतरीन कदम लगता है। बिल्कुल है, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो अगला तथ्य हमारे नोट्स में है ना, वो इस असीमित आर्थिक विकास पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अच्छा, ऐसा क्या है अगले सवाल में? प्रश्न 4 पर्यावरण से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर पिघलने की दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? इसका उत्तर है बी, 15%। और इसकी ट्रिक? ट्रिक है, 15 में पा आता है और पिघलने में भी पा आता है। पा से 15, पा से पिघलना। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये 15% की वृद्धि कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है। हिमालय को अक्सर एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। वाटर टावर। हाँ, ये केवल बर्फ का पहाड़ नहीं है। ये एक विशाल प्राकृतिक जलाशय है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी प्रमुख नदियां इसी बर्फ के धीरे धीरे पिघलने से साल भर पानी से भरी रहती हैं। समझ गया। अगर ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये ग्लेशियर्स 15% अधिक तेजी से पिघल रहे हैं, तो इसका सीधा असर करोड़ों लोगों की कृषि, पीने के पानी और पन बिजली परियोजनाओं पर पड़ेगा। मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ हम प्रश्न 3 में बात कर रहे हैं मुक्त व्यापार की, तेजी से औद्योगिकरण की और उत्पादन बढ़ाने की, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे हैं। हम्म, लेकिन क्या यही फैक्ट्रियां, यही कार्बन उत्सर्जन हम्म, हमारे ग्लेशियरों के 15% तेजी से पिघलने का कारण नहीं बन रहे हैं? ये तो है। मतलब हम एक तरफ विकास का हाईवे बना रहे हैं, हम्म, लेकिन दूसरी तरफ उसी हाईवे के नीचे की जमीन धंस रही है। ये हाँ। संतुलन कैसे बनेगा? ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी दुविधा है। आर्थिक विकास हमारी जरूरत है, रोजगार पैदा करने हैं, लेकिन अगर ये विकास पर्यावरण की कीमत पर होता है, तो ये टिकाऊ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। शुरुआत में जब ग्लेशियर्स तेजी से पिघलेंगे, तो नदियों में अचानक बहुत ज्यादा पानी आएगा। इससे भयानक बाढ़ आ सकती है। लेकिन कुछ दशकों बाद जब ग्लेशियर्स सिकुड़ जाएंगे, तो नदियों का जल स्तर गिर जाएगा और एक स्थायी सूखे की स्थिति बन जाएगी। ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है। इसीलिए तो नीतियां अब ग्रीन इकोनॉमी की तरफ मुड़ रही हैं, ताकि हम विकास भी करें और पर्यावरण भी बचाएं। और उस ग्रीन इकोनॉमी पर हम आगे प्रश्न 9 में बहुत विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी प्राकृतिक दुनिया के इन खतरों से निकलकर डिजिटल दुनिया के खतरों की ओर रुख करते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न 5 वित्त से जुड़ा है। आरपीआई ने डिजिटल पेमेंट सुरक्षा के लिए किन कंपनियों पर नियम कड़े किए हैं? उत्तर है
बी, फिनटेक कंपनियां। और ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक गोल सीधी है, हमारा पैसा फिनिश यानी खत्म हुआ है, इसलिए फिनटेक पर लगाम लगाई गई है। फिनिश और फिनटेक। देखिए, फिनटेक का मतलब है फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का मिश्रण। भारत इस समय डिजिटल पेमेंट्स के मामले में पूरी दुनिया में क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। हाँ, ये तो है। गली के किनारे सब्जी बेचने वाले से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल्स तक सब कुछ क्यूआर कोड और यूपीआई से हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये जो डिजिटल सहूलियत है ना, ये अपने साथ एक बहुत बड़ा सिस्टमैटिक रिस्क यानी प्रणालीगत जोखिम भी लाती है। गूगल पे या फोन पे जैसी कंपनियों को अब सुरक्षा के और कड़े मानक अपनाने होंगे। तो आरबीआई के इस कदम का मतलब ये है कि ये मामला सिर्फ किसी एक व्यक्ति के अकाउंट से कुछ 100 रुपए चोरी होने का नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था के क्रैश होने का डर है। एकदम सही पकड़े। जब करोड़ों ट्रांजैक्शंस हर दिन एक डिजिटल नेटवर्क पर हो रहे हों, तो अगर किसी बड़ी फिनटेक कंपनी के सर्वर में कोई सेंध लग जाए, तो ये पूरी अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकता है। बाप रे। इसीलिए आरबीआई ने डेटा सुरक्षा, सिस्टम ऑडिट और ग्राहक सुरक्षा के मानकों को बेहद कड़ा कर दिया है। फिनटेक कंपनियों को अब ये साबित करना होगा कि उनका बुनियादी ढांचा हैकर्स और साइबर हमलों को झेलने में पूरी तरह सक्षम है। पैसों की सुरक्षा तो समझ में आती है, लेकिन तकनीक अब सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं रह गई है ना। ये तो हमारे सोचने और सच को देखने के तरीके को भी बदल रही है। हाँ, एआई के आने के बाद से तो बिल्कुल। तो चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। तकनीकी क्षेत्र से भारत सरकार ने एआई के सुरक्षित उपयोग के लिए कौन सा ड्राफ्ट पेश किया है? उत्तर है बी, एथिक्स फ्रेमवर्क। और इसे याद रखने की ट्रिक? ट्रिक है, एआई को एथिक्स यानी अच्छी बातें सिखानी है। ये एक बहुत ही बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा करता है। एआई आज के दौर का सबसे शक्तिशाली टूल है, लेकिन बिना किसी दिशा निर्देश के ये बड़े पैमाने पर गलत जानकारी भी फैला सकता है। हम्म। ये जो एथिक्स फ्रेमवर्क है, इसका उद्देश्य उन नैतिक सीमाओं को तय करना है जिनके भीतर एआई को काम करना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा कारण है डीप फेक तकनीक। हाँ, डीप फेक के बारे में तो आजकल बहुत सुनने को मिलता है। डीप फेक में एआई का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान का ऐसा फर्जी वीडियो या ऑडियो बनाया जा सकता है जो बिल्कुल असली लगे। चुनाव के समय या किसी की छवि खराब करने के लिए इसका दुरुपयोग बहुत खतरनाक हो सकता है। सरकार इसी गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ये नैतिक नियम बना रही है। और मैंने सुना है कि एआई सिस्टम में बायस यानी पूर्वाग्रह की भी बड़ी समस्या होती है। बिल्कुल होती है। देखिए, एआई खुद से कुछ नहीं सीखता। वो उस डेटा से सीखता है जो हम इंसान उसे देते हैं। अच्छा। तो अगर पुराने डेटा में किसी खास जेंडर या समुदाय के खिलाफ कोई सामाजिक पूर्वाग्रह रहा है, तो एआई का एल्गोरिदम उसी पूर्वाग्रह को अपना लेगा। जैसे अगर कोई नौकरी के लिए रिज्यूमे छांटने वाला एआई हो। हाँ, अगर वो बायस्ड है, तो वो योग्य उम्मीदवारों को सिर्फ उनके बैकग्राउंड के कारण रिजेक्ट कर सकता है। एथिक्स फ्रेमवर्क इन कंपनियों को जवाबदेह बनाता है कि उनके एल्गोरिथम्स पारदर्शी और निष्पक्ष हो। अगर मैं इसे थोड़ा सरल बनाऊं और पिछले सवाल से जोड़ूं, जी। तो फिनटेक कंपनियों पर नियम लागू करना किसी डिजिटल तिजोरी पर ताला लगाने जैसा है। हम्म। और ये एआई एथिक्स फ्रेमवर्क उस तिजोरी के बाहर खड़े डिजिटल गार्ड को सही और गलत के बीच का फर्क सिखाने जैसा है, ताकि वो गार्ड खुद ही चोर ना बन जाए। ये एनालॉजीज पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देती है। तकनीक को काम तो करना चाहिए, लेकिन उसे हमेशा इंसानी मूल्यों के अधीन होना चाहिए। बिल्कुल। अब हम अपनी सूची के अगले हिस्से में चलते हैं, जहां ऊर्जा, खेल और भविष्य के लक्ष्यों की बात है। सुरक्षित भविष्य के लिए हमें ऊर्जा और स्पष्ट लक्ष्यों की बहुत आवश्यकता है। जी, देखते हैं अगला सवाल। प्रश्न 7, ऊर्जा क्षेत्र से। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क के नए चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर है बी, राजस्थान। और ट्रिक बहुत ही सरल है, सूरज का राज हमेशा राजस्थान में होता है। राज से राजस्थान, बहुत बढ़िया। देखिए, राजस्थान के भड़ला सोलर पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स भारत के ऊर्जा परिदृश्य को पूरी तरह बदल रहे हैं। यहाँ बात सिर्फ कुछ सोलर पैनल लगाने की नहीं हो रही है। तो फिर किस स्तर की बात हो रही है? ये हजारों एकड़ में फैला एक बहुत ही विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके इसके लिए एकदम सही हैं, क्योंकि वहाँ साल के ज्यादातर दिन तेज धूप रहती है और खाली जमीन भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हम्म। हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए लंबे समय से कोयले पर निर्भर रहे हैं। इस तरह के मेगा सोलर पार्क उस निर्भरता को कम करने और ग्रिड में स्वच्छ ऊर्जा जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ सौर ऊर्जा की अपार क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। और जब इतने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की बात आती है, तो फोकस बहुत जरूरी होता है। हमारा प्रश्न 8 खेल जगत से जुड़ा है।
जी बताइए। प्रश्न है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराया? इसका उत्तर है बी, लक्ष्य सेन। और ट्रिक? ट्रिक है, जीतना ही उसका लक्ष्य है, यानी टारगेट है। बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जहां शारीरिक गति के साथ साथ पल पल बदलती रणनीति की जरूरत होती है। जब कोई शीर्ष वरीयता प्राप्त यानी टॉप सीडेड खिलाड़ी के खिलाफ खेलता है तो दबाव बहुत ज्यादा होता है। हाँ, मानसिक दबाव तो होता ही है। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने अपनी इस शानदार जीत से क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। उनकी इस जीत ने दिखाया कि कोर्ट पर मानसिक दृढ़ता और अपने शॉट्स को लेकर स्पष्टता कैसे बड़े से बड़े प्रतिद्वंदी को पस्त कर सकती है। और यही स्पष्ट विजन और लक्ष्य हमें एक देश के रूप में अपने सतत विकास के लिए भी चाहिए, जो हमें प्रश्न 9 पर लाता है। ये सवाल सीधे तौर पर उसी ग्रीन इकोनॉमी से जुड़ा है जिसकी चर्चा हमने पहले ग्लेशियर वाले हिस्से में की थी। हाँ, वो 15% वाली बात। जी। प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कितनी नई परियोजनाओं को मंजूरी दी? उत्तर है बी, 3। ट्रिक है, ग्रीन शब्द के 3 मुख्य अक्षर जी, आर और एन। 3 अक्षर मतलब 3 प्रोजेक्ट्स। ग्रीन हाइड्रोजन ना भविष्य के ऊर्जा परिदृश्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैसे? अभी दुनिया में जो हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है वो मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस से बनती है, जिसे ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत सारा कार्बन उत्सर्जन होता है। हम्म। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस नाम की तकनीक का इस्तेमाल होता है, जहां पानी को यानी H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। पर इसमें ग्रीन क्या है? पानी को तोड़ने में तो बिजली लगेगी ना? बिल्कुल सही सवाल। ग्रीन ये है कि इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया को चलाने के लिए जो बिजली इस्तेमाल होती है वो रिन्यूएबल स्रोतों से आती है, अच्छा, जैसे कि राजस्थान के सोलर पार्क से एकदम सही। या फिर पवन ऊर्जा से। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन बनाने से लेकर उसे इस्तेमाल करने तक पूरे चक्र में कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। हम्म। बाय प्रोडक्ट के रूप में सिर्फ पानी की भाप निकलती है। अरे वाह! सरकार ने इन 3 बड़ी परियोजनाओं को इसलिए मंजूरी दी है ताकि 2030 के लक्ष्यों को पाया जा सके और हम इसे बड़े पैमाने पर औद्योगिक रूप से उपयोग करने लायक बना सके। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इन तीनों सवालों को जोड़ें, चाहे वो राजस्थान का सोलर पावर हो, बैडमिंटन कोर्ट पर लक्ष्य का फोकस हो या 2030 के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के ये 3 लक्ष्यों, सफलता के लिए अपार ऊर्जा और स्पष्ट विजन दोनों की ही आवश्यकता होती है। ये एक बहुत ही बेहतरीन और तार्किक कनेक्शन है। संसाधन और दिशा, यही दोनों चीजें किसी भी बड़े बदलाव की नींव रखती हैं। बिल्कुल। अब हम तकनीकी और आर्थिक प्रगति के बाद समाज की सांस्कृतिक जड़ों की ओर मुड़ते हैं। हमारे नोट्स का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 10, साहित्य से है। जी, पढ़ते हैं। साहित्य अकादमी फेलोशिप 2026 की घोषणा किसके लिए की गई? उत्तर है बी, वरिष्ठ साहित्यकारों के लिए। ट्रिक नाम में ही छिपी है, साहित्य अकादमी मतलब साहित्यकार। जब हम एआई, स्पेस मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, तो अक्सर कला और साहित्य को हम पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन साहित्य समाज का दर्पण है। सही बात है। तकनीक हमें बताती है कि कैसे जीना है, लेकिन साहित्य हमें सिखाता है कि क्यों जीना है। वरिष्ठ साहित्यकारों को ये फेलोशिप देना इस बात की याद दिलाता है कि इस तेज रफ्तार डिजिटल युग में भी मानवीय संवेदनाओं और हमारी भाषाओं का संरक्षण कितना ज्यादा जरूरी है। तो इसी के साथ हमने स्टडी टेक ऑफिशियल के नोट्स से 1 से 10 तक के सभी प्रश्न कवर कर लिए हैं। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले आइए क्विक रिवीजन टेस्ट या सेल्फ चेक करते हैं, जो हमारे स्रोत के पार्ट 2 में दिया गया है। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। श्रोताओं के लिए ये एक चुनौती है। जो भी लोग इसे सुन रहे हैं, चाहे सफर कर रहे हों या कुछ काम कर रहे हों, बस अपने दिमाग में ट्रिक्स को याद करने की कोशिश करें। मैं तेजी से सवाल पूछूंगा, उत्तर नहीं दूंगा। आप खुद सोचिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला, दांडी मार्च किस तारीख को शुरू हुआ था? सोचिए उस ट्रिक के बारे में, महीने और यात्रा का वो समान अक्षर। दूसरा, हिमालय ग्लेशियर्स कितने प्रतिशत तेजी से पिघल रहे हैं? उस संख्या को याद कीजिए जिसकी शुरुआत उसी अक्षर से होती है जिससे पिघलना शुरू होता है। इस तरह का जो रिकॉल या सेल्फ चेक अभ्यास होता है ना, ये जानकारी को हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने का सबसे असरदार तरीका है। आज की इस गहन चर्चा में हमने 1930 के दांडी मार्च से लेकर भविष्य के ग्रीन हाइड्रोजन और एआई एथिक्स तक की एक बहुत ही व्यापक यात्रा तय की है।
हमने ये भी देखा कि कैसे ये छोटी-छोटी ट्रिक्स जटिल डेटा को याद रखना कितना आसान बना देती है। बिल्कुल। ट्रिक्स और शॉर्टकट्स जानकारी तक पहुंचने का दरवाजा तक खोलते हैं, लेकिन असली ज्ञान इस बात में है कि हम उस जानकारी के मैकेनिज्म और दुनिया पर उसके प्रभाव को कितनी गहराई से समझते हैं। और इसीलिए चर्चा का अंत करते हुए मैं एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। मेमोरी ट्रिक्स हमें परीक्षा के लिए जानकारी याद रखने में बहुत मदद करती हैं, ये सच है। लेकिन क्या हम सच में उन घटनाओं की गहराई और दुनिया पर उनके प्रभाव को समझ रहे हैं, या सिर्फ एक डेटाबेस की तरह दिमाग में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। अगली बार जब कोई ट्रिक इस्तेमाल की जाए, तो उस तथ्य के पीछे की पूरी कहानी, उस इंसानी संघर्ष और विज्ञान के बारे में भी जरूर सोचिएगा। इन कहानियों और इनके पीछे का शास्त्र को एक्सप्लोर करते रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।